गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री और बात कर रहे थे आधुनिक विश्व में चरवाहे। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कल एक पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था और भारत में जो आधुनिक विश्व में चरवाहे थे उनकी स्थिति की चर्चा की थी कि सबसे पहले वो 19वीं शताब्दी में भारत में आके बसे। कुछ समुदाय जो थे जैसे गुज्जर बकरवाल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, गद्दी के बारे में कहा और वो यहीं के होके रह गए, इसकी चर्चा की। फिर हम लोगों ने बात किया जाना कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान इन चरवाहों की लाइफ स्टाइल में क्या परिवर्तन आता है, उनकी क्या स्थिति हुई, इसकी चर्चा किया हम लोगों ने देखा। अब उससे आगे हम लोग रहेंगे अफ्रीका में, बात करेंगे कि अफ्रीका में चरवाहा के जीवन में क्या बदलाव आया। तो आइए आज हम अफ्रीका की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इनके चरवाहों की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, इनके लाइफ स्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि दुनिया में के जितने भी चरवाहे हैं उसकी आधे से ज्यादा चरवाहे जो हैं वो यहीं अफ्रीका में देखने को मिलता है। हमें अफ्रीका में दुनिया का आधा से ज्यादा चरवाहा और लगभग आज प्रेजेंट डेट में भी लगभग 125 करोड़ की आबादी ये रोजी रोटी के तलाश में चरवाहा का काम करते हैं। कहाँ देखने को पाए जाते हैं? मेनली हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है। इस चरवाहा के जैसे हम लोगों ने भारत में बात की कि बहुत सारी प्रजातियों को हम लोगों ने देखा। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को देखा, हिमाचल में गद्दी को देखा, फिर रायका राजस्थान में बंजारा, इस तरह के समुदाय की चर्चा हम लोगों ने की। उसी तरह अफ्रीका में भी कुछ समुदाय थे जो चरवाहों के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिसमें बेदुइन्स बर्बेस, मशाई, सोमाली, बोशान, तुर्कान, ये कुछ समुदाय थे चरवाहों के जो अफ्रीका में पाए जाते थे। ये चरवाहे जो थे, जैसे भारत में हम लोगों ने ये बात की कि अपने रोजी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे, घुमंतू लाइफ, नोमैडिक लाइफ जीते थे और अपने साथ में जानवरों का रिवर रखा करते थे। जैसे भारत में चर्चा कर रहे थे, चरवाहे मेनली गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते थे, जिससे इनका रोजी रोटी रोजगार चल सके। जैसे ये जो इनका कार्य था, मतलब आमदनी का जो स्रोत था, मेनली इन्हीं जानवर चरवाहों पे निर्भर था। इनके जानवरों पे इनके दूध का यूज करते थे, इनके मांस का प्रयोग करते थे, पशुओं को खाल के रूप में यूज करते थे। इसके अलावा इन पशुओं के ऊन का भी प्रयोग ये अपने आमदनी के स्रोत के रूप में करते थे। और कुछ जो चरवाहे थे इन जानवरों का जो यूज करते थे व्यापार के रूप में भी करते थे। इसके अलावा यातायात संबंधी कार्यों में भी इन चरवाहों का यूज करते थे। सामान ढोना है, यातायात में जाना है तो ऊंट का, बैल का इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। हिंदुस्तान की तरह ही अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक शासन काल के बाद क्या होता है, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलता है। आखिर क्या हुए बदलाव? हम लोगों ने जैसे भारत में देखा वैसे ही बदलाव यहाँ भी देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे समुदाय के बारे में चर्चा किया। नाम कई बताए, बेदुइन, बर्बोस, मसाई, है ना, सोमाली, बोरान, तुर्कान। तो सारे समुदाय के बारे में तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, कुछ खास समुदाय हैं, है ना, उसके बारे में उसकी कहानी को समझेंगे और उसके तर्ज पे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि चरवाहा जो ये थे हमारे यहाँ चरवाहा थे अफ्रीका में, उनका क्या कंडीशन हुआ औपनिवेशिक काल में, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय जिसका नाम है मशाई, उस पे देखेंगे। मशाई समुदाय, ये हमारा मशाई समुदाय हुआ, इसी के संबंध में जानेंगे कि जब यहाँ औपनिवेशिक शासनकाल प्रारंभ होता है तो मसाइयों की जिंदगी में क्या असर पड़ता है। मसाई समुदाय जो था अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका में फैला हुआ था। ये पूर्वी अफ्रीका में हमारा दक्षिण केनिया से लेके कहाँ तक, तंजानिया तक फैला हुआ था और इनकी आबादी 4.5 लाख के समथिंग थी मसाई की। लेकिन जब औपनिवेशिक शासनकाल प्रारंभ हुआ
तो क्या कर दिया गया, ये मसाई जो था हमारा, मसाई लैंड के नाम से फेमस था। इतना बड़ा इलाका कि ये मसाई लैंड के नाम से फेमस था। और जब औपनिवेशिक शासनकाल स्टार्ट हुआ तो इस मसाई लैंड को क्या कर दिया गया, 2 भागों में बराबर बराबर इक्वल क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। हमारा जो ये दक्षिण, ये जो ब्रिटिश केन्या जो था, जो इसके ब्रिटिश का शासन था, 1885 में बंटवारा होता है। 1885 में बंटवारा हो जाता है मसाई लैंड का 2 भागों में। ब्रिटिश केन्या पे आधा लैंड पे किसका राज हो जाता है, ब्रिटिश सरकार का। तो ये ब्रिटिश केन्या जो था उसमें करीबन हमारा 3 लाख के लगभग आबादी मसाई जो थे, जनजाति वहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा जर्मन तंजानिया, जहाँ पे 1.5 लाख के समथिंग मसाई थे, वो किसके अधीन आ गया, तंजानिया जो हमारा था वो जर्मन सरकार के अधीन आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जब औपनिवेशिक शासनकाल अफ्रीका में स्टार्ट होता है तो मसाई लैंड जो था उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। हमारा केन्या पे किसका अधिकार होता है, ब्रिटिश का। और हमारा जो ये तंजानिया था उस पर किसका अधिकार हो जाता है, जर्मन का। यानी कि यूरोपियन औपनिवेशिक शासनकाल स्टार्ट हो जाता है। अब चारगाहों का क्या हुआ, अलग अलग सरकारों ने तो उस पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन जो वहाँ के चारागाह थे उनका क्या हो गया। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके चारागाह दिनों दिन क्या हो रहे थे, सिमटते जा रहे थे, है ना। एज लाइक भारत की तरह, जैसे भारत में औपनिवेशिक शासनकाल स्टार्ट हुआ तो क्या कर दिया गया, बहुत सारे नियम बना दिया गया, है ना। वैसे ही जंगल में हम आराम से मूव नहीं कर सकते, वैसे ही जैसे भारत में हम लोगों ने देखा वैसा ही मसाई लैंड में भी बहुत सारे नियम बना दिया गया। मसाई लैंड का इलाका जो था केन्या से लेकर तंजानिया तक तो फैला हुआ था, घासों का मैदान था। लेकिन जब यूरोपीय साम्राज्यवाद स्टार्ट हुआ तो क्या कर दिया गया, इसके बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों में तब्दील कर दिया गया। मैंने बताया कि मसाई लैंड को 2 भागों में बांट दिया गया, दोनों सीमा कर दिया गया, 1885 में डिवाइड हो गया। आधा पे जर्मनी का अधिकार हो गया और आधा पे ब्रिटिशों का अधिकार हो गया। तो ये छोटे छोटे लैंड में विभाजित हो गए। सरकार भी उनकी अपनी अलग अलग बदल गई और बीच में सीमा रेखा खींच के, तो बाद के सालों में सरकार जो थे वो यहाँ पे क्या चाह रहे थे कि गोरों को बसाया जाए, है ना, और इन चारागाहों को क्या किया जाए, हटाया जाए। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, इन इलाकों में क्या बनाया जाए, खेतीहर जमीन बनाया जाए। ठीक है, उनका मेन लक्ष्य क्या था कि 60% जो यहाँ का ये है हिस्सा जो है, जमीन जो है, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको खेतीहर जमीन में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये जो चारागाह थे उनको कुछ इलाकों में क्या कर दिया गया, समेट दिया गया। और चारागाह के अलावा जो थे, इस जगह को क्या बनाया जा सकता है, खेतीहर भूमि तो बनाई जाएगी, इसके अलावा एक और काम ये लोग कर सकते थे, जैसे इस लैंड पे शिकारगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। चारागाह का जो जमीन था उसको क्या बना दिया जाएगा, शिकारगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। और शिकारगाह में तब्दील करने वाला कुछ लैंड इलाका जो था, जिसमें मसाई मारा एक इलाका, मसाई मारा जहाँ पे मसाई लोग रहते थे, इसके अलावा समरू नेशनल पार्क, और इसके अलावा एक और हो गया सेरेंगेटी पार्क। इसको क्या बना दिया गया, इन तीनों पार्क को ये शिकारगाह में तब्दील कर दिया गया, जहाँ पे अब चारागाह अपने जानवरों को ले जाके चारा नहीं चरा सकते, बल्कि क्या होगा, शिकारगाह बन गया। ठीक है, तो औपनिवेशिक सरकार ने पूर्वी अफ्रीका में स्थानीय किसानों को अपने खेतों के क्षेत्रफल से ज्यादा भी स्थान पर फैलाने के लिए क्या कर दिया, प्रोत्साहित किया। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप यहाँ रहना है तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने एरिया में क्या करना है, खेती करना है, खेती को ज्यादा प्रमोट करना है। क्योंकि जो चारागाह थे जंगलों में घूमते थे तो उनका क्या हो रहा था, पेड़ पौधा का भी नुकसान हो रहा था, वनों का भी नुकसान हो रहा था। तो ये जो यूरोपीय साम्राज्यवाद थे वो क्या चाह रहे थे कि वनों को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। क्योंकि यूरोप में क्या हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देख चुका है, बात कर चुके हैं। औद्योगिकरण के कारण वे क्या चाह रहे थे कि पूरे जंगलों को क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए, जंगलों को कई भागों में डिवीजन कर दिया जाए, आरक्षित संरक्षित इस तरह से कर दिया जाए। तो बहुत सारे चारागाह जो थे शिकारगाह में तब्दील हो गए।
केन्या में मसाई मारा व संयुक्त नेशनल पार्क जो था, तंजानिया के सेरेंगेटी पार्क जो था, क्या कर दिया गया, तीनों को शिकारगाह बना दिया गया। और इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों को आना जाना क्या कर दिया गया, पाबंदी लगा दी गई, परमिट लगा दिया, परमिट लेके ही जाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने भारत में चर्चा किया कि भारत में क्या कर दिया गया, आरक्षित एरिया घोषित कर दिया गया और इन जंगलों में जाना है तो क्या करना होगा, लोगों को परमिट लेके ही बाहर आ जा सकते हैं। वैसे ही भारत की तरह ही यहाँ भी वही काम किया गया। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने के कारण वजह से अब क्या हो गया, उन पे दबाव बनने लगा मशाइयों पे, और वो अब एक छोटे से जगह पे क्या कर दिए गए, धकेल दिए गए। सरहदें बंद कर दी गई है ना, बाउंड्री जो था 19वीं सदी में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। चरवाहे जो थे चारागाहों की खोज में दूर दूर तक जाते थे, उस पर क्या कर दिया गया, बंदिश लगा दी गई। मसाइयों की तरह ही अन्य चरवाहों का भी विशेष आरक्षित स्थान पे क्या कर दिया गया, आना जाना सीमाओं पे रोक लगा दिया गया। जाना है तो क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। परमिट एक तरह का पास है, ठीक है, जो सरकार से लेना पड़ेगा, बदले में कुछ उन्हें शुल्क देना पड़ेगा। तो चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने पे भी क्या कर दिया गया, रोक लगा दिया गया। इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे भारत में भारत की कंडीशन हम लोगों ने देखा, चारवाहों की कंडीशन क्या देखा, ये दिन प्रतिदिन बदतर होते गई। वैसे ही हम लोग अफ्रीका में बात कर रहे हैं कि अफ्रीका में भी दिन प्रतिदिन क्या होने लगा, चारवाहों की स्थिति बदतर होने लग गई। उन्हें किसी खास जगह पे क्या कर दिया गया, समेट दिया गया और धीरे धीरे ज्यादातर भूमियों को क्या कर लिया गया, खेतिहर भूमि में तब्दील कर दिया गया। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलाव में दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों को अलग अलग तरह से असर पड़ता है। जैसे भारत में हम लोगों ने कहा कि ये चरवाहे जो थे धीरे धीरे करके 20वीं सदी में आते आते क्या होने लगे, संख्या में इनकी कमी आने लग गई और ये स्थायी निवासी बनने लगे। वैसे ही हम लोग अफ्रीका में भी देखते हैं इनकी संख्या में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और ये नोमैडिक लाइफ को छोड़ के अब स्थायी निवासी के रूप में नजर आने लगते हैं। तो इस प्रकार दिस इज अ चैप्टर इज कंक्लूड नाउ। हमारा क्लास 9 का हिस्ट्री का सिलेबस भी समाप्त हो चुका है। आई होप अभी तक हमारा जो 5 लेसन था आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।